नमस्कार, मैं हूं नकमा। 80 के दशक में हिंदी की सुख्यात कवयित्री कात्यायनी की कविता खासी चर्चा में रही थी। हॉकी खेलती लड़कियां दुनिया से बेखबर बेपरवाह हॉकी खेल रही हैं, ये जानते हुए भी कि जीवन के भीषण संघर्ष के लिए उन्हें घर लौटना है। पिता, भाई, समाज, इन सब से बेखबर वो गोल कर रही हैं। 10 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या ने इस कविता की याद फिर से दिला दी। राधिका टेनिस खेल रही थी, टेनिस सिखाना चाहती थी, उसके सपने बड़े थे, उसे खुला आसमान चाहिए था, लेकिन उसके ही पिता ने गोलियों से मार डाला उसे। देश सन्न रह जाता है। एक पिता अपनी पाली पोसी बेटी को गोली क्यों मारेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसे 4 गोलियां लगी थी। इस हत्या को लेकर बातें बहुत सारी आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पिता बेटी की कमाई खाने का ताना सुनता था, इसलिए उसने गोली मार दी। दूसरी बात यह कही जा रही है कि पिता बेटी के रील बनाने से नाराज था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि वो बेटी के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। पूरा सच जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल यही सच है कि टेनिस खेलती एक लड़की को जीने का मौका नहीं दिया गया। कई सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको तलाशने हैं। मिलेनियम सिटी कहलाने वाले गुड़गांव की एक संभ्रांत कॉलोनी में टेनिस खेलने वाली एक लड़की क्यों मार डाली गई? क्या वो अपने लिए तय की गई सीमाएं फलांगने की कोशिश कर रही थी? क्या उसके सपनों का मैदान घर वालों के लिए कुछ बड़ा साबित हो रहा था? क्या वो लड़की भूल गई थी कि उसकी डोर आखिरकार पिता और भाई की इच्छाओं से बंधी है? राधिका को मारने में उसके पिता अकेले नहीं थे, साथ थी पितृसत्तात्मक सोच, पेट्रियार्की, समाज की वो सोच जो उन लड़कियों को सजा देने में पीछे नहीं हटती, जो उसके बनाए कायदे नहीं मानती हैं। राधिका यादव की हत्या एक बार फिर याद दिलाती है कि जेंडर इक्वालिटी या महिला पुरुष की बराबरी का सपना अभी भी कितना मुश्किल है। सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना? कोई चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, राधिका तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश के हर घर में उससे जुड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि कोई पिता अपनी बेटी को 5 गोली क्यों, कैसे मार सकता है? घर में माँ थी, फिर भी उसकी बेटी की हत्या हो गई, लेकिन अभी तक माँ के मुंह से एक शब्द नहीं सुनाई पड़ा। जवान बेटी नहीं रही, लेकिन माँ चुप है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या माँ पति के पक्ष में खड़ी है? राधिका यादव का एक भाई है, वो भी सामने नहीं आया। हत्या के दिन घर में जो लोग मौजूद थे, उनमें से सिर्फ चाचा ही सामने आए और कुछ बात की है। आखिर ऐसा क्या है जो सब चुप हैं? राधिका की हत्या का सच वही है जो पुलिस बता रही है, या फिर कोई और वजह है, कोई और कहानी? क्या राधिका की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम कर रही थी, या फिर राधिका सामाजिक सम्मान के झूठे भ्रम की बलि चढ़ा दी गई है? क्या समाज के ताने खून से गहरे होते हैं? इन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ एनडीटीवी स्टूडियो में कई मेहमान हैं, युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राधिका जैसे हालात से गुजरे हैं। सबके बीच सवालों के जवाब खोजेंगे, लेकिन सबसे पहले राधिका की दोस्त की कुछ बातें सुन लीजिए, जो इस हत्याकांड को एक नई दिशा की ओर मोड़ रही हैं। Somehow I managed to went to the cremation
एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे, इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे। 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया। वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना, एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था। एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं। बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है ये जो पूरा हादसा हुआ है, और आपने सुना दोस्त को, इसके हिमांशिका को, जो ये सवाल उठा रही है कि जिसके फॉलोअर्स ही इतने कम हो वो रील क्यों बनाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर कई तरह के दबाव थे, कई तरह की बंदिशें थीं और लग रहा था कि वो घुटन में जी रही है। तो दोस्त को इसकी जानकारी थी। मेरे साथ जुड़ गई हैं किरण बेदी, जो पूर्व राज्यपाल हैं पुडुचेरी की, और इसके साथ साथ खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, और हमारे साथ कई और मेहमान हैं। किरण बेदी जी, जब आपने ये घटना सुनी और उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से आप जानती हैं, हम सब के रोए खड़े हो गए और सिहम गए हम कि किस तरह से एक पिता बच्ची के ऊपर गोलियां चलाता है, उस बच्ची को जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया और खुद ही टेनिस खेलने को भेजा। क्या ऐसी वजह रही होगी? क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रही इसको सुनकर? ये फादर आपने में कॉन्ट्रडिक्शन है। उसको खुद समझ नहीं थी, कंफ्यूज था कि वो क्या बनना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, वो है कौन। पुराने जमाने का पिता जिसमें लड़की प्रॉपर्टी है उसकी, और या नए जमाने का पिता जिसमें जो अपने बच्चे को टेनिस खिलाता है। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। आप देखो, उसको कभी छोड़ता ही नहीं था अकेले। टेनिस में जब भी वो खेलने गई, जब भी वो मैचेस खेलने गई, फादर उसके साथ साथ रहा देखने के लिए कि क्या हो रहा है। खिला भी रहा है, इन अ वे उसको गुलामी में खिला रहा है, वो लड़की को गुलामी, लेकिन उसको टेनिस भी खिला रहा है। अब बड़ी अजीब सी बात है, उसको चैंपियन भी बना रहा है, चैंपियन बनाना भी चाहता है। लेकिन जब वो चैंपियन बन के दिखने लग गई और अपना खिलने लग गई और पर खुल गए उसके और वो उड़ना चाहती है, अब वो पुराने जमाने का बन गया। अरे लड़की का काम तो ये नहीं है। और साथ में वहां इन्फ्लुएंस होने लग गया अपने कुल्ट से, अपनी क्लैन से, अपनी जाति पाति से, अपने आस पड़ोस से लोग क्या कहने लग गए। तो मैं कहती हूँ ऐसा कंफ्यूज्ड फादर बड़ा रेयर नहीं नजर आया। जी जी। ये बड़ा अजीब सा आदमी है जो कि चाहता था कि उसकी लड़की को मैं बनाऊं भी कुछ, लेकिन कंट्रोल में भी रहे और मेरी गुलाम रहे और मेरा कहना माने। इसलिए आपने देखा कि एंड में जैसे वो बड़ी हुई, वो अब अपने एक्सप्रेशन में आ गई, पोटेंशियल में आ गई और जबरदस्त क्रिएटिव लड़की लग रही है। सो आई थिंक वो नहीं समझ आई उसको। सो अब वो फंस गया पुराने जमाने की सोच में, जहां पुराने जमाने की सोच में लड़की गुलामी थी।
जी जी, लेकिन हम लोग को अफसोस इसी बात का है कि जिस पुराने ज़माने की सोच की आप बात कर रही हैं, इस नए ज़माने में भी वो पुराने ज़माने की सोच अक्सर हावी दिखाई देती है। कहाँ हम तरक्की कर रहे हैं, कहाँ हम दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां आज अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। उनके जान की हिफाजत उनके पिता नहीं करते, उनके हत्यारे बन जाते हैं। आरोप है उनके पिता पर। तो क्या ये पुराने ज़माने की सोच कुछ बदल पाई है? तानिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो टेनिस खिलाड़ी हैं, और उनके पिता भी हमारे साथ हैं, सैमसन जी, तानिया के पिता। तानिया, आप तो राधिका को अच्छी तरह से जानती थी, राधिका की दोस्त थी आप, उनके साथ आपने खेला भी है। अब राधिका के बहुत सारे सपने थे, राधिका खेलना चाहती थी। जब आपने ये सुना, आपको क्या, आपके दिल पर क्या गुजरी होगी, और क्या लगा आपको कि किस तरह उसका करियर, उसका जीवन, सब कुछ खत्म हो गया उसके अपने पिता के हाथों? क्या आपको कुछ अंदाजा था कि उसके घर में क्या चल रहा था? नहीं, I was so shocked after knowing this news. एक्चुअली न्यूज सुन के बहुत शॉक हो गया मैम। एक्चुअली इनको पिता ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली पिता मतलब क्या है, एक रोल मॉडल है। सब बच्चों को एक रोल मॉडल पापा ही होता। लेकिन इनका पापा इतना शॉर्ट डिसीजन क्यों लिया, ऐसा मेरे को नहीं मालूम। एक्चुअली बहुत मेहनत किया राधिका यादव से, बचपन से टेनिस सीखने के लिए वो बहुत मेहनत किया, सब किया, लेकिन मैं सडनली क्यों ऐसा डिसीजन लिया मेरे को समझ नहीं हो रहा है। एक्चुअली बच्चे इतना छोटा छोटा ये प्रॉब्लम्स आए तो भी थोड़ा प्रयास से सॉल्व करना है। जी, मैं तानिया से जानना चाहती हूँ कि राधिका से हम मिली थी कुछ दिनों पहले, जब आप मलेशिया में भी मिली थी राधिका से पिछले साल। तो कैन यू प्लीज शेयर विद आवर ऑडियंस, वहाँ पर आपकी उससे बातचीत हुई होगी? क्योंकि इस समय देखें, आपकी बहुत सारे सवाल, बहुत तरह के एलिगेशंस। उसकी दोस्त हिमांशिका इसलिए खुलकर बोलने लगी क्योंकि उससे नाराजगी हुई कि क्या क्या बातें उसकी दोस्त के बारे में कही जा रही हैं। तो आपने जब सुना, आप जब ये बातें सुन रही हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगी तानिया? It's actually very sad news after knowing this because she is a very good tennis player. She is my senior. I have met her in Malaysia for the first time, and we played. And she actually talks good, and she have never. She won't talk rudely with anyone, and she always talks about her parents that they treated her very well. And she has so many goals ahead. Like she wants to be something in tennis, and she wants to help so many kids, and जी. she wants to develop her academy as well to give poor kids a coaching and everything. जी, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहे हैं आप। मैं आपके पास वापस लौट के आऊँगी तानिया और सैमसन जी। यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में भी कुछ मेहमान हैं। डॉक्टर बबीता हैं, डॉक्टर बबीता बामल, जो कि फुटबॉल कैप्टन रही हैं, इंडियन विमेन फुटबॉल कैप्टन। योगिता भयाना है, जो कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमेशा हमेशा काफ़ी मुखर रही हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। डॉक्टर बबीता, जब हम ये खबर सुनते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन, आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं इन इलाकों में? जैसे हरियाणा का इलाका हो गया, और भी जगह है हिंदुस्तान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी है, जहाँ पर ये पितृसत्तात्मक सोच ज़्यादा हावी है। वहाँ पर लड़कियों के लिए आगे निकलना, स्पोर्ट्स में आना कितना मुश्किल होता होगा? देखिए, वो एक महाभारत काल से कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है। महाभारत काल से एक जी बोलिए आप। महाभारत काल से एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ है, और इस लेवल पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इस लेवल का खिलाड़ी बनना अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। और मैं हैरान हूँ, मेरी नज़रें नहीं उठ पा रही हैं इस बच्ची के फेस से कि इसके चेहरे पे वो ज़िंदगी दिखाई दे रही है कि ये न जाने कितने लोगों को ज़िंदगी दे सकती है। इसकी एक स्माइल से कितने लोगों के चेहरे पे एक खुशी आ सकती है, फुल ऑफ लाइफ। इसको अगर आप देखो गौर से,
लेकिन बहुत 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 अफसोस, बहुत दुख होता है। ये बहुत जीवन से भरी इतना हुई है इसकी माने तस्वीर। ये शब्दों में बयां नहीं हो सकता। कैसे कोई पिता ऐसा हो सकता है कि अपने ही बाग को उजाड़ सकता है? या तो आप शादी करना बंद कर दें, बच्चे पैदा करना बंद कर दें। अगर आप बच्चे को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने उसको उस बच्चे को खिलता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, आप उसे ग्रो करता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको पहले दिन से ही आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे लोगों पे तो मैं ये कहती हूँ, ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का भी हक नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको ताज्जुब हुआ, आपको गुस्सा आया जब आपने सुना कि कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार कह रहा था कि वो तो उसकी बेटी है, उसका अधिकार था, मार दिया उसे? नहीं उसका नहीं अधिकार था। आपको पैदा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। बेटी बाप की जागीर नहीं है, ये बेटी जानना बाप की जागीर नहीं। पहली बात ये है, वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, इस दुनिया में आई है। वो अपने आप में एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं कि भाई आप या तो आप उस मानसिकता से बाहर आइए। ये बीमार मानसिकता की बातें हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात मैं कहती हूँ कि भाई आप जेंडर सेंसिटाइजेशन को डे 1 से, पैदा होने से लेके और आपके मरने तक जेंडर सेंसिटाइजेशन आपके साथ चिपका देना चाहिए कि आप जैसे आप लोगों को बोलना सिखाया ये जाता नहीं है, हो खाना पा रहा सिखाया जाता जी, है, जी जी वैसे ही जेंडर आपको सेंसिटाइजेशन पे बहुत काम किया, बहुत प्रोग्राम्स हुए, तरक्की, कुछ शायद प्रोग्रेस भी हुई होगी योगिता, हाँ, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर है। खास करके इन इलाकों में क्या देखते हैं आप, जैसे हरियाणा का ये मामला है, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, इतनी तरक्की है, चमचमाती इमारतें हैं, तमाम तरह के वो झूठे जो शिखर होते हैं दिखाने के लिए कि डेवलपमेंट है, पर ये देखिए कि एक लड़की के साथ क्या होता है। देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें हो जाना, या हम अभी स्पेस पर चले गए हैं और देखिए कितनी बड़ी गर्व की बात है, पर हमारे देश की सच्चाई अगर हम देखें तो यही है। चाहे वो इमारतों के नीचे एक डार्क रियलिटी की तरह छुपी है, पर सच्चाई यही है, क्योंकि अभी भी वो उन लोगों की बातों में आ गए जो गांव में उन्हें ताने दे रहे थे इस बच्ची की तरक्की को लेकर। और इसी बेल्ट के बारे में भी अभी बहुत सवाल हैं। क्या ताने इतने हावी हो गए, खून के रिश्ते पे हावी हो गए ताने? और वो जो अभी तक खबरें आई हैं, शायद वेल टू डू थे, उनके पास काफी पैसे थे, तो अगर लोग ये कह रहे थे कि बेटी की कमाई खा रहे हैं, किस तरह के ताने, क्या आपको लग रहा है कि इतना चुभ गया कि बेटी की जान ले ली? देखिए, ये वही पिता था जिसने डेफिनेटली उसको हेल्प किया होगा, सपोर्ट किया होगा, तभी वो इतने साल से टेनिस खेल रही थी या इतने देश विदेशों की यात्रा कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से बाहर निकल रही थी। उसको अचानक से क्या ट्रिगर किया, वही हम जो बात रामायण के समय से करते आ रहे हैं कि माँ सीता के ऊपर जब राम जी को भी ताने पड़े और उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। आज भी हम वही बात वहीं की वहीं खड़े हैं कि समाज का इतना प्रेशर है, और आज भी है कि आज भी वही समस्या हमारी वहीं की वहीं है, और हम उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि समाज इंपॉर्टेंट है, अपनी बेटी के सपने, ख्वाहिश, वो क्या करना चाहती है, हम उसको नज़रअंदाज करते रह रहे हैं। वो कितनी बड़ी स्टार थी, आप देख सकते हैं वो बच्ची का क्या फ्यूचर था, और देखिए उसके कैसे और मैं तो ये कहती हूँ कि बच्ची का फ्यूचर ब्राइट था या ना था, वो आपकी अपनी बच्ची थी, उसकी जिंदगी लेने का अख्तियार, उसकी जिंदगी लेने का अधिकार आपको किसने दिया? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों अपनी बेटी को खुद पिता ने मारा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके पिता का हाथ नहीं, उस पितृ सत्तात्मक सोच का हाथ है जो उसके दिमाग पर हावी रही। और इस खबर को एक अलग एंगल भी देने की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया है कि वो रील बना रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी, और इस वजह से वो जो है उसके पिता जो है वो नाराज थे। तो आपको दिखाते हैं हम पहले कि क्यों मारा गया है राधिका यादव को, उसके बारे में जो जिज्ञासा है, क्या कह रहे हैं उसे लेकर उससे जुड़े कुछ करीबी लोग। फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, छोटे से लेके बड़े तक सभी बहुत ही समझदार, बहुत ही दिलखुश आदमी है। पूरा परिवार बड़ा दिलखुश है, बड़ी सज्जन लोग हैं सब। उसके पिताजी, राधिका, उसका भाई भी, उसके दादाजी भी, सभी बहुत अच्छे हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इंसिडेंट दीपक जी ने ही किया है, क्योंकि बड़े दिलखुश आदमी थे, बड़े ओपन माइंडेड थे। जैसे दिल्ली लेके जाते थे, दिल्ली स्टेडियम में डेली का अप डाउन था उनका, आना जाना। रैकेट्स थे वो, काफ़ी महंगे महंगे रैकेट्स उन्होंने दिलवाए, पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने, कहीं भी उसको अकेला नहीं जाने देते थे। वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी कहीं खेल के आई है, 2-3 कंट्रीज़ में, वहाँ भी साथ जाते थे, मम्मी पापा, फैमिली का कोई ना कोई साथ जाता था। बहुत सपोर्ट किया है। स्पोर्ट्स में इतना पैसा लगाया उन्होंने बच्चे का करियर बनाने के लिए,
और एकेडमी के लिए उन्होंने फाइनेंस किया है। बच्ची को इतना स्पोर्ट्स में, उसकी पढ़ाई भी एक लेवल पे जाके छुड़वा दी थी उन्होंने कि तू स्पोर्ट्स में अपना करियर बना। खुश मिजाज ही लगते थे, कभी शाम को मिलते थे, हमेशा हंसना बोलना, सबके साथ मजाक करना। डिप्रेशन का भी मतलब कोई 1% भी कुछ शो नहीं हुआ कि हाँ भाई आदमी डिप्रेस्ड है। खटास वाली बात हमारी नोटिस में बिल्कुल नहीं है। दुनिया में सबसे प्यारी चीज उसको अपनी बेटी थी। अपनी बेटी के लिए जब बाहर इधर उधर जाया करती थी, अपना काम भी छोड़ दिया करते थे। ना कभी टाइम की, ना कभी पैसे की, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। ये खाता पीता परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है कि वे बेटी के पैसों से गुजारा हो। ना ज्यादा रूढ़िवादी और ना ज्यादा वो मॉडर्न। तो आप भी जानते हो करोड़ों रुपए खर्च होते, बहुत महंगा खेल है। उस स्टेज तक पहुंचाने में पूरा खर्चा किया उन्होंने, पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर बंदिशें होती, घर से नहीं निकल पाती, तो वो शायद बच्चों को ट्रेनिंग जो कोचिंग दे रही थी वो नहीं दे पाती। तो ये सरासर गलत और बेबुनियाद बातें हैं जो चल रही हैं। बताने वाली बातें पता नहीं सर निकल कहाँ से रही, क्योंकि गांव वाले सब जानते हैं कि भरा पूरा परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं, भगवान की दया से, ऊपर वाली दया से सब कुछ चीज की मौज है। अगर एक परिवार की बंदिशें होती या पाबंदी होती तो मेरे हिसाब से अपने घर से निकल के बाहर टेनिस खेलने भी नहीं जा पाते। मेरे हिसाब से वर्ल्ड की कोई सी ऐसी कंट्री बची होगी जहां वो खेलने नहीं गई है राधिका। सर वीजा लगता है, टिकट बुक होते हो, फ्री में नहीं होती है। परिवार ने पैसा भी लगाया है, परिवार ने मेहनत भी करी है, राधिका ने मेहनत भी करी है, लेकिन ये मीडिया में गलत बयान चलाए जा रहे हैं कि बंदिशें थी परिवार की तरफ से। ऐसा सर कुछ नहीं है। तो आखिर जिस परिवार ने राधिका को मौके दिए, जिस तरह से ये कह रहे थे शख्स जो जानते हैं परिवार को, तो फिर क्यों इस राधिका की ज़िंदगी उसी पिता ने ली है? ये भी एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो मेरे साथ इस वक्त नीतू चंद्रा भी जुड़ गई हैं। नीतू चंद्रा के बारे में आपको बता दें कि वो एक्टर हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ वो एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं और उनका कहना है कि उसी स्पोर्ट्स ने उन्हें मौका दिया है कि वो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक पहुँची हैं और हॉलीवुड में काम कर रही हैं वो, और उनकी कई फिल्में, नेटफ्लिक्स पे सीरीज, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं जो वो स्पोर्ट्स की बदौलत हैं। लेकिन नीतू, आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, आप बिहार से हैं। जब आप इस तरह के हादसे के बारे में सुनती हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म कर दिया उसके पिता ने, क्या आपके मन में गुजरता है? जी, पिता का मतलब होता है प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी। एक कहते हैं कि पिता है तो एक छतरी फील होती है कि हम सिक्योर फील करते हैं। और आज उसी पिता ने गोली मार दी एक बेटी को। ये बात विश्वसनीय है ही नहीं, विश्वास नहीं कर सकते हम। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी हो गई है, एंटी वुमेन सोसाइटी स्ट्रक्चर बन गया है। ये क्या हो रहा है सोसाइटी में? I mean, हम जो ड्रीम देख रहे हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, जो ड्रीम राधिका देख रही होगी, और उस पिता ने ही उस ड्रीम को शायद संवारने में कहीं ना कहीं उनको उसकी मदद की, जैसे मैं देखते आ रही हूँ सबके इंटरव्यूज में। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको गोली मार दी उसने? ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। I mean, ये एक्सेप्शनल केस है और ये शेम है, सच अ शेम। और हम ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलरली ऐसा होता है। ये वन ऑफ द केसेस है, लेकिन ये बहुत घबराहट की बात है। I mean, मैं सुन के ये सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं हॉलीवुड फिल्म जो करके आई हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स के बेसिस पे करके आई हूँ, जो मैं बचपन से सीख रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है। ये राधिका की ये जो पूरी इंसिडेंट हुई है, इससे दिल इतना टूट गया है कि आई थिंक कि कोई भी पेरेंट्स या बच्चे डर के ये सोसाइटी में आगे आएंगे अब कि हम करें ना करें। और ये जितनी भी बातें हो रही हैं कि रील्स बनाने से और इससे बनाने से, ये सबसे छोटी बातें होंगी। आई डोंट थिंक कि इट्स सच अ बिग डील। जब पेरेंट्स इतने फॉरवर्ड थे और बच्चे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या आपके लिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, उनके बोलने का वो वैल्यू ज्यादा है, कि आपकी बेटी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? ये हम सबको सोच में डाल दिया इस बात ने। सही कहा आपने, ये बहुत ही घबराहट की बात है। सही कहा आपने, बहुत घबराहट की बात है। और बहुत ये इससे विश्वास टूटता है, बच्चियों का विश्वास टूटता है कि जो उनकी रक्षा, जो उनकी हिफाजत करने वाले हैं, क्या वो ही उनकी हत्या कर सकते हैं? किरण बेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण बेदी जी, आपने सुना बहुत सारे लोगों की बातें और कैसे वो पितृसत्तात्मक सोच जो है अभी तक हावी है। आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानती हैं? हालांकि अभी बहुत सारे सच सामने आएंगे, जांच पड़ताल चल रही है, पर खुद उसके पिता ने माना है ये बात और उसे कोई शर्म नहीं है, इस पर कोई रिमोर्स नहीं है कि उसने अपनी बेटी की हत्या की, कि उसने गोली चलाई है। क्या वो सोच रही होगी?
किस चीज को जिम्मेदार मानती हैं? किस तरह की पेट्रियार्की है, किस तरह की मिसोजिनिस्ट सोच है ये? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं अर्बन एंड रूरल एरियाज में काम करती हूँ। हमारी स्वयंसेवी संस्था है, पिछले 30 साल से रूरल एंड अर्बन एरियाज में काम करती है। कुछ रीजन्स में अभी भी ऐसी सोच बनी हुई है जो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। लड़की को आज पहली तो है कि अभी भी पढ़ाना नहीं चाहते, अभी भी सेक्शन है जो नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि इसी चीज से वो डरते हैं कि हाथ से निकल जाएगी। नंबर 1। जो पढ़ाना चाहते हैं वो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उसको एक पढ़ा लिखा कोई घर मिल जाए जिसमें पैसा भी हो और समाज में स्टेटस भी हो। इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उसको शादी करने में उनके लिए आसानी हो और आदमी मिल सके, एक परिवार मिल सके। इसलिए नहीं पढ़ा रहे ताकि वो एक अपने आप की आइडेंटिटी ढूंढे, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि उसकी शादी कर सके। और तीसरी, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी पहचान सके। सो हमारे पास इस वक्त समाज में 3 वर्ग हैं। एक जो अभी भी इस बच्ची को आजाद नहीं करना चाहते, इसी चीज से डरते हैं कि हाथ से निकल जाएगी। दूसरा मैंने आपको बता दी, इसलिए शादी पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आप दहेज दे के भी हमारे घर से तो जाए, वो पराया धन है इसलिए कि जाए तो सही। और तीसरा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपनी सेल्फ रिलायंस में अपनी जिंदगी बना सके। तो 3 कैटेगरीज है। ये जो फादर है ये बीच में 2 में कंफ्यूज्ड है, ये फादर चाहता भी था कि उसकी आइडेंटिटी बने, चैंपियन बने, लेकिन साथ में ये भी पुराना जमाने का था कि ये मेरे हाथ से निकल गई, अब मैं कैसे संभालूंगा, मुझे मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार या समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और परिवार, मैंने देखा है इस लड़की के पीछे टेनिस की सपोर्ट जरूर थी, लेकिन माँ कहाँ है, फादर कहाँ है, फैमिली सपोर्ट लग नहीं रही। और जो अभी तक इंटेरोगेशन पुलिस ने बताया है वो ये कि बड़ी कंट्रोल्ड हो चुकी थी, सफोकेट हो चुकी थी, वो इस समाज से निकलना चाहती थी और चाहती थी कि वो निकले। शी वॉज मेकिंग ये स्टेटमेंट दे रही थी कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। तो मैं समझती हूँ उस अपने फादर, मैं ना समझती, वो डर रहा था कि ये बिल्कुल निकल जाएगी और कहीं ये नहीं कि मेरे ऊपर एक कलंक बन जाएगी या मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। किरण बेदी जी, एक और चीज बहुत हैरान करती है वो है माँ की चुप्पी, और ये सवाल उठ रहा है बार बार कि माँ क्यों चुप है, पिता के पक्ष में खड़ी है बेटी की हत्या पर। एब्सोल्युटली, ये लग रहा है कि परिवार में ही प्रॉब्लम थी, ये अकेली पड़ गई थी और भाई भी इसका साथ नहीं दे रहा, माँ भी साथ नहीं दे रही, नहीं तो ये हो नहीं सकती थी, क्योंकि ताने इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ये मत करो। सो मैं समझती हूँ परिवार डर रहा था, फादर से डरता था। फादर शायद बहुत अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल होगा जिसकी वजह से माँ भी सहमी हुई है और लड़का भी सहमा हुआ है, और ये जो है ये अकेली पड़ रही थी, लेकिन ये बड़ी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी क्योंकि उसने टेनिस की दुनिया देख चुकी है, ये ट्रैवल कर चुकी। चाहे फादर हमेशा साथ में जाता रहा एक पुलिसमैन बन के, मैं समझती हूँ ये फादर बन के नहीं जा रहा था, ये एक ऐसा पुलिसमैन बन के जा रहा था, एक गार्ड बन के जा रहा था लड़की को कंट्रोल में। बिल्कुल, मैं यहाँ पर कुछ बच्चियों के पास जाना चाहूंगी। आपको मैंने देखा बार बार इस पर हामी भर रही थी। जैसे किरण मैम ने भी कहा ये चीज़ कि लाइक हमारी सोसाइटी काफ़ी पैट्रियार्की है, हमें बोला जाता है कि घर में लड़कियां सेफ़ रहती हैं, सिक्योर रहती हैं। अगर वो अपने फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ ही सेफ़ नहीं हैं, वो अपने ड्रीम्स को नहीं रख पा रही हैं, वो अपने ड्रीम्स को अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हैं, उसको अचीव नहीं कर पा रही हैं, उनको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो लाइक हम बाहर किसी को क्या बोल सकते हैं कि लाइक हमें बाहर से, जब उन्होंने कहा कि बच्चियों को पढ़ाते हैं, कई बार सिर्फ शादी के लिए पढ़ाते हैं, एंड ऑल्सो जैसे हमने देखा कि उनकी मदर कुछ नहीं बोल रहे, उनके ब्रदर कुछ नहीं बोल रहे, तो ऑब्वियसली बात है लड़की जो है वो उस टाइम पे काफ़ी अकेली पड़ गई थी और लाइक वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। दैट्स वाज वेरी रॉन्ग। लाइक उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि लाइक उसको इस तरीके से उसके फादर ने मार दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इससे फादर ने मार दिया, विश्वास टूटता है, कैसा लगता है? बहुत विश्वास टूटता है और लाइक एक लड़की के लिए बहुत ही ये यूजुअली कहा जाता है गर्ल्स जो हैं वो फादर की प्रिंसेस होती हैं। लाइक ये चीज़ अब बहुत ही बड़ा एक मिथ बन गया है, बहुत बड़ा झूठ। एक लड़कियों को लाइक पहले होता था कि अपने घर पे वो सेफ नहीं है, उनको रेप हो जाता था, लेकिन अब
एक फादर से भी वो सेफ नहीं फील कर सकती है। डर लगता है, फादर से ही डर लगता है। ये एक अजीब बात है और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये है कि बच्चियां क्या अपने पिता से घबराएंगी। यहाँ पर कुछ बच्चियां जिनके पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने देखा कि आप बहुत इमोशनल हो रही थी। इट्स रियली सो डिसअपॉइंटिंग टू सी कि जो पाल रहा है पोस रहा है वो ही मार दे रहा है। तो आप घर में सेफ नहीं हो, आप बाहर सेफ नहीं हो, कहाँ पे सेफ हो? इंडिया इतनी डेवलप कंट्री है, सब कहते हैं इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, हम वी आर फ्यूचर, और फ्यूचर को ही अगर मार दिया जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी हो सकता है इंडिया का आगे जाके, ऐसा कुछ बड़ा कुछ होगा। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की नारे लगाते हैं, हम बेटी को पढ़ा रहे हैं बट फिर भी स्टिल बचा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम गलत जा रहा है ना, कहीं ना कहीं ये स्कीम्स जो हमारा एजेंडा था सेव करने का, इक्वालिटी प्रोवाइड करने का, वो फेल हो रहा है। क्यों? ये सवाल उठता है, बिल्कुल ये सवाल उठता है, और इसका आंसर सोसाइटी के अंदर ही है। जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकता। आपने ये खबर सुनी तो आपको बहुत घबराहट हुई, डर लगा सुनकर? जी, लाइक मेरे फादर मेरे साथ ही थे और वी वर डिस्कसिंग कि क्या मेंटालिटी रही होगी। आपके फादर हैं यहाँ पे? या आप बोलना चाहेंगे कुछ? आपने अपनी बच्ची को किस तरह का हौसला हिम्मत दिया है? वो सुन के घबरा गई है कि इस तरह के भी पिता होते हैं। हाँ, नहीं, मेरी बेटी के साथ मैं हूँ और एंड तक के हूँ। जहाँ इसके सपने जाएंगे मैं वहाँ तक के जाऊँगा, जहाँ मेरी जिम्मेदारी है वहाँ तक के जाऊँगा। लेकिन ये एक तरीके से इसको दबोच के रखना या इसको रोक के रखना, ये मेरा हक नहीं है। मेरा हक है सिर्फ इसको पढ़ाना, पढ़ाकर आगे तक के छोड़ना। मैं इसको प्रॉपर्टी समझूँ वो बिल्कुल गलत रहेगा। हाँ, मैं अपनी बेटी को मैंने पढ़ाया इसलिए कि ताकि ये उड़ सके और आगे की दुनिया देख सके। अगर दुनिया देखने के बाद मैं ये सोचूं कि नहीं यार ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर आपने दुनिया दिखाई क्यों? सही कहा आपने, दिखाई, उसको सपने दिखाए क्यों? आपने अगर सपने दिखाए तो उसका हक बनता है वहाँ तक के पहुँचने का, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको वहाँ तक के पहुँचाने की। ठीक है, अगर वो वहाँ पहुँचती है तो ये आपको खुद खुश होना चाहिए। आप जमाने पे मत जाओ। आप जमाने को क्या कह रहा हूँ, आपको जमाने को आपको आप परवाह नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल परवाह नहीं करता। मैं अपनी बेटी को पूरी आजादी दी है आपने, उसको आगे ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ा जो करना चाहेगी, जो मर्जी चाहे करे। बट ये है कि देखें जी ये क्या है जी, उसी हिसाब से ये चलती भी है। बिल्कुल, और ये जरूर है, और लड़कियां इस बात को समझती भी हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी समझती हैं, उन्हें आजादी मिलती है। उसको फील ही नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की हूँ। बिल्कुल, उसको ये होना चाहिए कि नहीं, मैं आई एम बॉय, मैं बॉय हूँ, मैं अपने पिता का एक लड़का हूँ। एक तरीके से या ये एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लड़की अलग और लड़का अलग। और यही कोशिश है, जैसे इस बच्ची ने कहा कि हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लेकिन शायद बचा नहीं पा रहे। और बहुत खूबसूरत बात उनके पिता ने कही है कि उन्हें हम पढ़ा लिखा रहे हैं, उन्हें हम पंख दे रहे हैं उड़ने के लिए, फिर उन्हें हम दबोच के रखना नहीं चाहते। उनके सपने उन्हें जहां ले जाएं वहां जाने की आज़ादी इन बच्चियों को होनी चाहिए। बहुत शुक्र, और आपके लिए तालियां बजनी चाहिए कि एक पिता इतनी सुंदर बात और अपनी बेटी को इतना हौसला दे रहे हो इस समाज में जहां पर यह भी हो रहा है कि बेटियां अभी भी उनकी हत्या की जा रही है। आप में से जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जहाँ समाज इतना आगे बढ़ चुका है और महिलाओं के लिए हर सशक्त प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समय से ना चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, राधिका जो है वो बहुत मैच्योर थी, वेल एजुकेटेड थी, उनके जो फादर थे वो भी पढ़े लिखे, एकदम समझदार, फैमिली एकदम सही थी। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनसे हम अपने पर्सनल कुछ भी बातें कर सकते हैं। मतलब जी, अगर राधिका चाहती तो क्या वो, मतलब अचानक से कोई चीज़ नहीं होती कि अचानक से हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आ गया, अचानक से हमें किसी ने शूट कर दिया। कोई बात करने वाला नहीं था या बात करने वाला होना चाहिए जिससे वो शेयर कर सकती कुछ? यस मैम, कोई ना कोई ज़रूर होता है। राधिका इतनी मैच्योर थी, स्पोर्ट पर्सन थी, मतलब ऐसा क्या था। सोचने वाली बात है कि उसको क्या घुटन रही होगी कि वो किसी से बात नहीं कर पाई। मैं जल्दी से वहाँ भी एक रिएक्शन ले लूँ क्योंकि आप बोलना चाह रही थी, मैं आप भी बोलना चाहती हैं, लीजिए, मैं माइक उसके बाद लेकर आती हूँ। हाँ,
तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाइक मेरे फादर तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, एंड जो मैंने देखा लाइक जो उसके साथ हुआ लिटरली बहुत बुरा लगा कि ऐसा कोई फादर कैसे कर सकता है। एंड अगर उनको ऐसा करना ही था, उसे केज ही करना था, तो उसको फिर इतना उसको सपोर्ट क्यों किया उसके टेनिस में, उसकी पढ़ाई लिखाई में। एंड जब वो इतने आगे चले गए फिर उसके बाद उसे कहना कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ये मत करो, वो मत करो, जो कि उसने किया था। ये भी एक ताज्जुब की बात है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स उसने अपने डिलीट कर दिए थे बाद में, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। क्यों मैं इसलिए बात बता रही हूँ क्योंकि एक अलग एंगल पर भी ये कहानी चली जाती है कि शायद सोशल मीडिया पे कुछ हुआ और इस वजह से। लेकिन क्या सोशल मीडिया पे होना बहुत बड़ा गुनाह है? और वैसे वो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव भी नहीं थी, तो यहाँ आप भी बोलना चाहती हैं इस पर कुछ? मैम, मैं आपको ना अपना तजुर्बा बताना चाहती हूँ जी। अचानक ही मेरे दोनों फादर मदर की डेथ हो गई। अगर मुझे काम नहीं आता होता तो क्या मैं इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकती थी? अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं क्या करती मैम? मैं रोड पर आ जाती। जी। तो लड़कियों को पढ़ना लिखना और एक रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। शादी पर डिपेंड होना इम्पोर्टेंट नहीं है मैम। शादी चल गई बहुत अच्छी बात है, नहीं चली तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने ऊपर इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट जी। इस मामले में भी ये कहा गया बार बार कि राधिका को उसके पिता ने आगे बढ़ाया, टेनिस खेलने का प्रोत्साहन दिया, लेकिन फिर उसी की हत्या क्यों की? तो एक बात सामने लाना ज़रूरी है कि कई बार ये लगता है कि जब तक आपके कंट्रोल में है बच्ची तब तक ठीक है, जब आपको लगता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये जो जैसे ईगो कहते हैं, जो अहम होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता शायद। आप इस पर कुछ कहना चाह रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी की बातें तब से सुन रही थी मैम। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसे इंसिडेंट्स जब जब होते हैं ये हमें हेल्पलेस फील कराते हैं, और ये सबसे बेकार इमोशन होता है किसी के लिए भी फील करना। जो लोग ऐसा कहते हैं, हम कॉलेज में फेमिनिज्म के बारे में बहुत पढ़ते हैं, तो जो लोग आज भी ये चीज़ कहते हैं कि फेमिनिज्म सब कुछ बेकार है, इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों मोर्चा लेके करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मुंह तोड़ जवाब है। उसके अलावा द फैक्ट कि आज तक माता पिता अपने बच्चों को पुरखों से चला रहा है ये चीज़, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पेशली अगर लड़की हो, आप उन्हें अपने स्टेटस सिंबल की तरह देख रहे हैं, तो हम कितने प्रॉपर्टी की तरह अगर देख रहे हैं ना, बिल्कुल अपने प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं, और अपने स्टेटस सिंबल की अगर इन पे कुछ दाग लग गया तो हम पर दाग लग पूरा इज्जत संभालने का तो जिम्मा इन्हीं का है। जी, एक एक करके एक। हाँ, माइक आपके पास नहीं है, इसकी आपकी आवाज नहीं आएगी। हाँ, दिस इज अ बिग फैक्ट कि लड़कियों के ऊपर ही पूरा दारोमदार होता है इज्जत संभालने का। जी, इन्होंने एकदम सही बात कही। और प्रणाम सभी को, मैं वर्षा कुमारी। इस मुद्दे के बारे में मेरी एक रचना है, वो मैं पहले रखना चाहती हूँ, उसके बाद में जरूर सुनाइए। इसके बात करूँगी कि चरित्र उसका कैसा है ये तुमने कैसे तय किया, और तय ही अगर करना था तो अपना क्या निर्णय किया। शर्म हया लहजा तमीज क्यों इसी से उसे आंकते हो, स्त्री भी इंसान है क्यों नहीं समझ पाते हो। वस्त्र से चरित्र का निर्णय हो ये कोई परीक्षा नहीं, दुर्गा काली सब एक है बढ़ती क्यों नहीं ये मानसिकता भी। समाज के सृजन से विकास तक उसकी भूमिका कर्तव्य से मापी जाती है, वो इसी समाज में रहकर अपना स्व विकास तक नहीं कर पाती है। और कर्तव्य से अधिकार का, इस बात को टेनिस खिलाड़ी पे खासकर ज़्यादातर ये बात सूट करती है कि कर्तव्य से अधिकार का जो रास्ता वो तय करना चाहती है, उसे यही समाज के अवरुद्ध मानकर रुकावट डाल देती है। इंसान है वो भी, समान की उसे माना है, चाह उसकी भी है स्वतंत्र उड़ने की, अपने मनोरंजन का इंतज़ाम क्यों माना है। और इस रचना की अंतिम पंक्ति है जो सारी महिलाओं से कहीं ना कहीं हद तक, बहुत हद तक उसकी असलियत और समाज की असलियत सामने रखती है कि एक माता, पत्नी, बहन, मित्र, बेटी सारे किरदार निभाती है। स्त्री एक माता, पत्नी, बहन, मित्र, बेटी सारे किरदार वो निभाती है, फिर भी एक स्त्री स्वयं की नहीं बन पाती है, फिर भी एक स्त्री स्वयं की नहीं बन पाती है। और ये बात राधिका यादव पे एक टेनिस प्लेयर हो के भी सोचिए, एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वो पहुंच चुकी है, और फिर भी वो अपना सारे किरदार वो निभा रही है, लेकिन अपने लिए फैसला वो नहीं कर पा रही है। जल्दी से मैं यहाँ जाना चाहूँगी, हमारे साथ में कुछ और मेहमान हैं। इसके पहले कि मैं चर्चा पे जाऊँ, आपके रिएक्शंस। मैं इतने लोगों को सुन रही हूँ, सब लोग एक बेटी और बाप का रिश्ता बता रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह से कर रहा है तो वो बाप नहीं दरिंदा है। मैंने अपने कभी भी रिलेटिव्स में, नोन में किसी को भी इस तरह का केस नहीं सुना, और ना ही कभी किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि इस तरह का केस हो सकता है।
मतलब पर आपने वो रोक टोक महसूस की है, आपने वो बंधन देखा है आसपास, खुद नहीं भी हो तो, जहाँ लड़कियों को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी नहीं होती? इस तरह की मैंने रोक टोक देखी है जहाँ पे लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है, बोला जाता है सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ना बनाओ, इतनी एक्टिविटी ना करो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं इतनी आज़ादी देते हैं, लेकिन इस तरह की सोच लड़कियां रखने जब वाले मान लेती हैं बात तो ठीक है, ना माने तो ना मान ले तो भी उनके ऊपर इस तरह का कभी किसी बेटी ने या बाप ने, मुझे नहीं लगता है, एक्सपेक्ट करा होगा कि ये चीज़ हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता वो बाप और बेटी का रिश्ता था। कोई बाप बेटी का रिश्ता इस तरह से नहीं हो सकता है जिस तरह से वो। लेकिन जब तक लड़कियां बात मानती रहती हैं तब तक ठीक है, जब बात नहीं मानती हैं पिता की, भाई की, समाज की, समस्या तब आती है जब वो लांघने लगती हैं उस सीमा को। तब मैम, मैंने इतनी देर से सबको सुन रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो हम समाज की बात कर रहे हैं वो समाज कौन है? हम लोग ही हैं। अगर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ आए जी तो शायद ये चीज़ें हो ही ना। हमारे घरों में भी हो रहा है, हमारे घरों में भी रोक टोक है। मुझे याद है हमारे बचपन में हमें नहीं निकलने दिया जाता था घर से, हमें 8 बजे के बाद अलाउड नहीं था। लड़कियां 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती। क्यों? लड़की पढ़ाओ, लड़की वो उसके लिए हम बोलते हैं। लड़कों को क्यों नहीं समझाते हैं? हमें आज भी 11 बजे निकल सकते हैं, हम दिल्ली जैसे शहर में भी अकेले नहीं निकल सकते। क्यों? हम दूसरों को बोलते हैं, हम खुद क्यों नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते? बिल्कुल। और ये बार बार कहा गया है, हमने कई बार ये बात पहले भी कही है कि लड़कियां सुरक्षित तब होंगी जब आपने लड़कों को आप समझाएंगे, कि जब लड़के इस जिम्मेदारी को समझेंगे तभी लड़कियां सुरक्षित होंगी। जल्दी से चलते हैं नीतू चंद्रा के पास। नीतू, आपने सबकी बात सुनी और आप इस पर अब कुछ जोड़ना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जब तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, जो लड़का हो या लड़की हो, धीरे धीरे खेलते खेलते दुनिया ट्रैवल करके जब लोगों से मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो, तो तुम इवॉल्व हो जाते हो, तुम्हारी थॉट प्रोसेस बदलने लगती है। तुम्हें लगता है कि एक लड़का ही क्यों घर चलाए, या एक लड़के से अरे मेरा बेटा वो कर देगा, मैं भी तो काम कर रही हूँ, मैं भी तो कर सकती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू हो जाती है एक इंटरनेशनल लेवल की लड़की जो स्पोर्ट्स खेल रही होती है, और इससे लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। भाई भी नहीं बोलते हैं कि अरे मेरी बहन ये कर रही है, या फादर भी नहीं बोलते हैं कि मेरी बेटी ये कर रही है। सोसाइटी बोलने लगता है तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि लड़कियों के साथ इज्जत को बहुत बहुत स्ट्रांगली बांधा जाता है, इसलिए सोसाइटी में गाली गलौज जब होता है तो हमेशा माँ बहन की गालियां होती हैं। आपने कभी भाई और बाप की गालियां सुनी है? जब किसी को इज्जत डिसरिस्पेक्ट करना हो, किसी की बेइज्जती करनी हो, वो घंघोर लड़ाइयां होती हैं, तो उसमें माँ बहन की गालियां देते हैं, तो उससे उसकी इज्जत को नापा तोला जाता है। क्या फादर और भाई की गालियां, बेटे की गाली कभी किसी ने सुनी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सोसाइटी में, जिससे आप लोग अपनी इज्जत को नापते तोलते हैं। सबसे क्वेश्चन है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी और ऐसा सोसाइटी क्यों? जी बिल्कुल, हम सब के लिए सोचने की बात है, समाज के लिए सोचने की बात है कि सबसे बड़ा भार इज्जत का महिलाओं के ऊपर होता है, बेटियों के ऊपर होता है, बहनों के ऊपर होता है। और इसलिए हमने बार बार सुना, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, एशिया में खास करके ऑनर किलिंग ये अक्सर सुना गया। मीना, जल्दी से मैं योगिता के इसके ऊपर प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि आपने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, उससे जूझती रही हैं आप, जहां ऑनर किलिंग की बात होती है। माइक ऑन है जी। ऑनर किलिंग, ये भी एक तरह की ऑनर किलिंग ही बोलूंगी मैं। और जैसे नीतू चंद्रा ने कहा ना कि सारी की सारी गालियां जेंडर रिलेटेड, माँ बहन की सब गालियां, जी बिल्कुल, औरतों को गालियां दी जाती हैं। सो क्योंकि वो सीधा, और उसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है कि मैं रेप करूंगा आपकी मदर का, तो उसके और वो तो बहुत नॉर्मलाइज्ड है, और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, और इन गालियों के साथ हम पले बड़े हैं। तो ये देखिए ना, ये बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, और वो लड़कियां भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के देते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, और हमें कहीं ना कहीं खुद में बदलाव की ज़रूरत है। और अभी आपने बात की कि ये ऑनर किलिंग का मामला, ये भी ऑनर किलिंग ही है। ये ऑनर चाहे अपना पार्टनर चूज करने के लिए ऑनर किलिंग होती है, यहाँ अपना करियर या अपनी लाइफ चूज करने की
बात हुई, वो भी उनके ऑनर को हर्ट की तो ऑनर किलिंग हो गई। यहाँ बात हो रही है कि सीमाएं लांघने की बात हो रही है या हाथ से निकल गई। मुझे ये डेफिनेशन जरूर जाननी है कि हाथ से निकल गई का क्या मतलब है, और वो सीमा कहाँ पे तय होती सीमा है? कौन तय करता है कि आपकी बात नहीं सुन रही तो हाथ से निकल गई, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रही है तो हाथ से निकल गई। और ये बहुत ही बेहुदा बात जो हो रही है, जो लव जिहाद की भी बातें इसमें आ रही है। मुझे शर्म आती है ऐसे सोसाइटी पर कि जो इतना बड़ा अपराध हो गया उसको अपराध को नहीं देख रहे और उसको जस्टिफाई करने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए वो आक्रोश में आ गए कि ऐसा हुआ। मतलब बहुत शर्म की बात है। हम कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जल्दी से मैं कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। और इसमें जो एक सोशल मीडिया का एंगल है ना, कि वो एक लड़के के साथ एक रील में नजर आई थी, कहीं वो तो एंगल नहीं है, गलत एंगल भी दी जाने की कोशिश इसे की जा रही है। तो मैं अब वो भी वीडियो आपको दिखाती हूँ और सुनाऊंगी उसकी प्रतिक्रिया इसके बाद। और मैं यही बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी, और हमारे पास इतने ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लड़कियां ऑलरेडी हरियाणा से अगर मैं बात करूँ बहुत अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो फैमिली को आपस में सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी ऑलरेडी वो कर रहे हैं उनको एक अपना आइडल मान के उनके साथ उनसे सीखना चाहिए। और जो उसके बाप ने जो कदम उठाया है, जो शूट किया है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और उसकी क्या मजबूरी है, अगर कोई बच्चे को गलती होगी और गलती करे तो उनका फर्ज बन जाता। आपने स्वयं बर्थ के बच्चे को समझाना था, बार बार समझाना था, ये कदम नहीं उठाना था। तो एक एंगल सोशल मीडिया का इसमें आ रहा है। उसकी दोस्त ने ये बार बार साफ आकर कहा है कि सोशल मीडिया पर तो वो एक्टिव ही नहीं थी, उसने अपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे। यानी कहीं ना कहीं ये खौफ, ये डर, और जो अभी योगिता बात कर रही थी ना कि वो सीमा कौन तय करता है, क्या सही है क्या गलत है। जाहिर है बच्चियों की अपनी जिम्मेदारी है और एक दायरे में रह के काम करना होता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन जहाँ पे ये घुटन हो जाए वो किस तरह की दुनिया है। डॉक्टर मीनाक्षी पाहूजा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तैराक रही हैं। बताएंगे आप प्रोफेसर मीनाक्षी पाहूजा के किस तरह की बंदिशों को, बाधाओं को पार करना पड़ता है इस लेवल तक पहुंचने के लिए लड़कियों को? देखिए, पहले तो मैं इस पूरी घटना पे बहुत ही ज़्यादा अपना अफसोस व्यक्त करती हूँ। और मैं एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ाती हूँ। मेरे लिए और मेरे साथ साथ पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं कहूँगी, क्योंकि सालों साल की तपस्या के बाद कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचता है। देश का तिरंगा वहाँ तक लड़कियाँ लेके जा रही हैं। आप पिछले कुछ ओलंपिक्स में देखिए, जहां मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, जहां महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी 1896 में, 1900 में ओनली 2 स्पोर्ट्स परमिटेड कि हाँ विमेन पार्टिसिपेशन होगी। कितना संघर्ष करके हमारी महिलाएं ओवर द इयर्स आज वहां तक पहुंची हैं कि मेल से ज़्यादा मेडल्स फीमेल्स लेके आ रही हैं। लास्ट ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में आप देखिए, ओपनिंग मेडल लेने वाली भी महिला थी। और आज हमारे सामने ये एक चुनौती और सेटबैक आके खड़ा होता है कि एक उभरते हुए खिलाड़ी को, और जो अपने दम पे ज़िंदगी जीना चाह रही है, इंडिपेंडेंटली इतना अच्छा कर रही है, के लिए शॉकिंग था ये पूरे स्पोर्ट्स की कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा शौक है। एज अ वुमन के लिए तो है, पर एज अ वुमन, और एक पिता हत्या करता है अपनी बेटी की, व्हिच इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ लाइक, आप सालों साल, जैसे आप आज़ादी की लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं, देश आज़ाद हुआ है, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। महिलाएं कितनी लड़ाइयाँ लड़के आज फोर फ्रंट में हैं। यहाँ सब अलग प्रोफेशन से, अलग चीज़ों से लड़के यहाँ तक पहुँची हैं। आज आप यहाँ पे बैठी हैं, आपने अपना संघर्ष देखा है, ऐसे ही स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी में। ठीक है, मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ और मेरे साथ साथ मुझे पूरा यकीन है हमारे देश के जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं, जो भी वहाँ तक खेली हैं, कोई भी इस न्यूज़ को एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पा रहे हैं। वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ, सारे लोग शॉक में हैं। मैं आखिरी कमेंट आपसे डॉक्टर बबीता। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है वो मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, जिस पर लगातार कोशिश सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कम है। नर्सरी से लेके और आप जब तक जिंदा हैं आपका होना चाहिए, और उसका बकायदा सर्टिफाइड होना चाहिए। हर दुनिया का कोई भी इंसान, जैसे कोविड के वो जेंडर सेंसिटाइज है, कोविड के लिए आपने गाइडलाइंस दी थी ना कि अगर आपने इंजेक्शन 3 बार लगवाए तो ही आप एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे एंटर कर सकते हैं।
हैं, वैसे ही आप अपने घर में और बाहर भी, ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, कहीं पे स्कूल कॉलेज एडमिशन के लिए एंट्री तब होगी जब आप सर्टिफाइड बिल्कुल, जेंडर बिल्कुल, सेंसिटाइज्ड हैं। बिल्कुल। और बेटियों को सशक्त होना ज़रूरी है, अपने राइट्स को जानना ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, मैं आज तक भी उनको खोजती हूँ अपनी इमेजिनेशन में, कहीं अपने आंसुओं में, कहीं अपनी कहानियों में, कहीं हर जगह खोजती हूँ। बिल्कुल। और लेकिन ऐसे पिता से तो मैं सोचती हूँ पिता ना होना ही। ये सब पिता ऐसे नहीं हैं, वो भी पिता हैं लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा परेशान करता है सबको। नीतू, बस आखिरी कमेंट आपसे, आपके पिता, आपके भाई ने तो बहुत साथ दिया आपका तजुर्बा जो रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक रेयर सिचुएशन है, एक रेयर इंसिडेंट है जो ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे भी पिता नहीं है इस दुनिया में, और मैं ये सोचती हूँ कि बिल्कुल ये एक दरिंदे, मैं वो वेट करूंगी, इंतजार करूंगी पुलिस रिपोर्ट्स का, मैं इंतजार करूंगी जानने का, क्योंकि पिता के मन में ऐसा क्या हुआ था, क्या वो बात थी कि ऐसा उन्होंने किया। क्योंकि ये बहुत ही जो दरिंदगी वाली बात है वो ये हुई है, और इसमें हमने अपने सपनों को तोड़ दिया। कहीं ना कहीं एक सपना जो राधिका बना रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वैसा ही सपना बना रही हैं। न्यू जनरेशन प्लीज अपना सपना ना तोड़ें, सारे पिता ऐसे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत दुखी हो गए, आपने जो संदेश दिया जी, जो आपने संदेश दिया वो बहुत अच्छा है कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। सपनों का मर जाना ही मौत होती है, तो वो सपने जिंदा रहेंगे, वो कविता जिंदा रहेगी इन लड़कियों की, और ये हौसला जिंदा रहेगा। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।